हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से। जो हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, है कैंसर। ठीक है, एड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एड्स कैसे फैलता है और इसको कैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है ना। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर इज आल्सो वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। ये भी क्या होता है, फैटल होता है ना। इसके वजह से भी डेथ हो जाती है इंसान की अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए शुरुआत में, है ना। तो कैंसर में होता क्या है, कैंसर इज ऑल अबाउट द नॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, है ना। सेल्स का अगर क्या होगा, अनकंट्रोल डिवीजन होगी। सेल्स की अगर क्या होगी, अनकंट्रोल डिवीजन होगी। ठीक है, सेल्स अगर लगातार अगर डिवाइड होते चले जाएंगे तो अनकंट्रोल डिवीजन से क्या होता है, कैंसर होता है ना। तो सेल्स में क्या होगा, अनकंट्रोल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स हो जाएगी। इट विल कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स। और सेल्स का जब एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जब उनके लम्प्स बनने लगेंगे, तो इनके लम्प्स को क्या बोला जाता है, ट्यूमर। क्या बोला जाता है, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म, या फिर नियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो सेल है, तो सेल के अंदर वो क्या हुआ, लगातार क्या हो गई, काफी ज्यादा अनकंट्रोल डिवीजन होती चली गई। तो अनकंट्रोल डिवीजन के होने के वजह से क्या हो गया, लम्प सा बन गया, और इस लम्प को क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ठीक है, तो ऐसा होता है कैंसर के अंदर, है ना। तो वो बहुत ही डेंजरस है कि लगातार सेल्स डिवाइड होती चली जा रही है विदाउट एनी नीड। तो दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज अकर इन द कैंसर। ठीक है, अब देखो तो क्या होता है, ये जो कैंसर होता है, कैंसर के अंदर ट्यूमर बनता है, यानी कि लम्प्स ऑफ द सेल्स बनते हैं। अब ये जो ट्यूमर होता है, ये दो टाइप का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो जो ट्यूमर होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का ट्यूमर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होता है, वो बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा कौन सा होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है, इसके अंदर जो सेल की जो डिवीजन होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो लिमिटेड डिवीजन होती है, लिमिटेड डिवीजन, और लिमिटेड डिवीजन होती है साथ में ये एक ही जगह पर रहता है ना। एक सपोज अगर ये ओरल कैविटी के अंदर होगा तो वो वहीं पर ही रहेगा, और इतना ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होता है। तो लिमिटेड डिवीजन होती है, और साथ में इट इज नॉट स्प्रेड, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, ये क्योरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है बाय सर्जरी एंड ऑल। ठीक है, और जो उसके बाद कौन सा आ गया, मैलिग्नेंट। इसके अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड डिवीजन होती है। और अनलिमिटेड डिविजन्स होने की वजह से वो क्या होता है, वो स्प्रेड होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ये स्प्रेड होगा। ठीक है, सपोज अगर ये ओरल कैविटी के अंदर हो तो उसके कुछ लम्स ब्लड के थ्रू कहीं और भी स्प्रेड आउट हो जाते हैं, वहां पर भी ये ट्यूमर कॉज करने लगेंगे। ठीक है, तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस स्प्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, इसी स्प्रेडिंग को क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ठीक है, पेपर में आता है व्हाट इज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस इन विच द ट्यूमर इज स्प्रेड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एंड causes the infection in that, it causes the division of the cells at that place also। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्यूमर का स्प्रेड आउट होने क्या होता है, मेटास्टेसिस। ठीक है, अब देखो ये जो कैंसर होता है उसमें सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड कर देती है और लम्प्स बन जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्यूमर, क्यों होता है ट्यूमर ये। देखो ट्यूमर, ट्यूमर के बनने का, कैंसर के होने का कारण क्या है, सबसे पहला लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। सबसे पहला कारण जो है वो क्या है, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, जनरली क्या होती है, वो सेल्स जो होती है, ये एक सेल है, ये सेल आपस में क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, है ना। ये सारी सेल्स क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, कांटेक्ट ऑफ सेल्स है यहाँ पर। और जब सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो वो फर्दर, ठीक है, इन मतलब एक्सेस डिवीजन को रोकती है। ठीक है, तो सेल जब कांटेक्ट में होती है तो कांटेक्ट में होने की वजह से जो सेल का डिवीजन होता है, एक्सेसिव सेल का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, स्टॉप होता है, इनहिबिट होता है। ठीक है, तो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होती है, सेल को डिवाइड होने से रोकती है। ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन जिसे कहा जाता है। और जनरली अगर सेल के अंदर क्या हो जाए, कैंसर अगर हो जाए, कैंसरस सेल अगर हो जाए, सपोज करो अगर ये बीच में सेल कैसी हो गई, कैंसरस हो गई। ठीक है, तो ये सेल बीच में कैसी आ गई, कैंसरस सेल अगर आ गई है,
तो कैंसर सेल में क्या होगा? नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होगा, यानी कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद भी अब अपने वो डिवीजन को नहीं रोकेगी, है ना। ये सेल जो है वो कॉन्टैक्ट में है, बट स्टिल कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी ये क्या करेगा? अपने डिवीजन को नहीं रोकेगा, है ना। तो कैंसर सेल के अंदर क्या होता है? डिवीजन को स्टॉप करने की पावर खत्म हो जाती है कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी। तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन के लॉस होने की वजह से क्या होता है? एक्सेसिव एक्सेसिव सेल डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा सेल का डिवीजन होता है, एक्सेसिव सेल डिविजन्स। और एक्सेसिव सेल डिविजन्स होने के वजह से क्या बन जाते हैं? लम्स बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल है फिर क्या करेगी? अनकंट्रोल डिवाइड करेगी, बहुत ज्यादा डिवाइड करेगी, अनकंट्रोल डिवाइड हो गई। और अनकंट्रोल डिवाइड होने की वजह से क्या होगा? अब जो न्यूट्रिशन होगा वो मेन सेल्स लेने के बजाय ये सेल्स लेने लगेंगी, है ना। तो न्यूट्रिशन विल बी यूज बाय कैंसरस सेल और द ट्यूमर सेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल्स है उन्होंने कॉन्टेक्ट इनिबिशन लॉस क्यों करा? व्हाई द कॉन्टेक्ट इनिबिशन इज गेट लॉस? तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन के लॉस होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? ओंकोजीन। ठीक है, जनरली जो सेल्स होती है वो कांटेक्ट में रहती है, और कांटेक्ट में रहने की वजह से ज्यादा डिवाइड नहीं होती है। पर कैंसर सेल क्या होती है? कांटेक्ट में होने के बावजूद भी वो क्या करती है? काफी ज्यादा डिवाइड होती रहती है ना। तो कांटेक्ट इनिबिशन लॉस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द जीन विच इज द ओंकोजीन, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर जीन, ये हमारी सभी सेल के अंदर होती है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। तो सभी सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर क्या होती है? ओंकोजीन होती है। और ये ओंकोजीन सभी सेल के अंदर क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जिसे हम प्रोटो ओंकोजीन कहते हैं, है ना। हम सभी सेल्स के अंदर, जो भी नॉर्मल सेल है, सभी नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है? ओंकोजीन होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और क्या बोला जाता है इसको? प्रोटो ओंकोजीन बोला जाता है, प्रोटो ओंकोजीन। ठीक है, बट क्या होता है? बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, कुछ केमिकल्स की वजह से, कुछ रेडिएशंस की वजह से, ये जो ओंकोजीन होती है, ये जो प्रोटो ओंकोजीन होती है, वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ केमिकल्स की वजह से, ड्यू टू सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स और रेडिएशंस की वजह से, केमिकल्स और रेडिएशंस की वजह से जो प्रोटोन को जीन जो होती है वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। तो जीन इज गेट एक्टिव, तो यानी कि प्रोटो ओंकोजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ओंकोजीन एक्टिव हो जाती है, यानी कि ओंकोजीन बन जाती है, तो ओंकोजीन के आने की वजह से वो सेल क्या करती है? कॉन्टेक्ट इनिबिशन खत्म कर देती है। यानी कॉन्टेक्ट में होने के बावजूद भी वो क्या करेगी? लगातार डिवाइड होती चली जाएगी, लगातार वो डिवाइड होती चली जाएगी, और लगातार डिवाइड होने की वजह से इट विल कॉज द लम्स और ट्यूमर्स बनने लगेंगे। ये नहीं, तो इसका कॉज हमें पता लगा कि वो कैंसर क्यों होता है ना। तो कैंसर होने को कारण क्या है? सबसे पहले तो कैंसर होने का कारण क्या है? सबसे मेन कॉज तो क्या है? एक्टिव ऑफ ओंकोजीन। जो ओंकोजीन होती है वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने का कारण क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द टोबैको। टोबैको के अंदर कौन सा केमिकल होता है? निकोटीन होता है। ठीक है, ये निकोटीन केमिकल हो गए, बाकी ये सब केमिकल्स क्या करते हैं? ओंकोजीन को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, और कुछ रेडिएशंस होती है, कुछ रेडिएशन है ना। रेडिएशन में जैसे कौन आ गई? एक्सरेज आ गई, गामा रेज आ गए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ गई। तो इन रेडिएशंस के वजह से क्या होगा? प्रोटो ओंकोजीन जो है वो ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ वायरसेस भी होते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो इसको एक्टिव कर देते हैं, इसको हम ओंकोजीन वायरस बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ वायरसेस की वजह से भी क्या होता है? ओंकोजीन एक्टिव हो जाती है, फिर ओंकोजीन उनके अंदर होती है, और उनके आने की वजह से इट विल कॉज द कैंसर, है ना। तो जो ये ओंकोजीन एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी देखने को हमें मिलती है सेल के अंदर? लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन, है ना। तो ओंकोजीन के एक्टिव होने की वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन, यानी कि कांटेक्ट में होने के बावजूद भी क्या होगा? एक्सेसिव डिवीजन होगी, एक्सेसिव डिवीजन ऑफ सेल, एक्सेसिव डिवीजन ऑफ सेल, और सेल फिर बहुत ज्यादा डिवाइड करेगी। और एक्सेसिव डिवाइड होने की वजह से हमें पता है क्या बनेंगे? इट विल फॉर्म द लम्स, लम्स बनेंगे, ट्यूमर बनेगा। और फिर ये ट्यूमर क्या करेगा? यूज द न्यूट्रिएंट ऑफ द सेल, यूज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, इस सेल के न्यूट्रिएंट्स को खाने लगेगा, अपने आसपास के ब्लड वेसल्स बना लेते हैं कैंसर सेल ही, ताकि सारे न्यूट्रिशन यही खा जाए, और मेन सेल्स को खाना मिलता नहीं है।
जिससे बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये कैंसर सेल बढ़ते चले जाते हैं, नॉर्मल सेल खत्म होते चले जाते हैं। क्लियर ना? तो ये काफी डेंजरस हो गया ये। तो इस ट्यूमर को, इन लम्स को खत्म करना जरूरी, ताकि हमारी नॉर्मल सेल्स जो है वो अफेक्टेड ना हो। ठीक है। ठीक है, तो ये वो कैंसर के बारे में हो गया ये, है ना। अब कैंसर को होने के कारण क्या है? केमिकल्स है, रेडिएशन है, और वायरसेस वगैरह ये सब है। तो कैसे टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई किसी पर्सन को कैंसर है या फिर नहीं है? हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कैंसर? तो डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? वो सबसे पहले हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज और बायोप्सी के थ्रू हम कैंसर को चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी एंड बायोप्सी। बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी क्या होता है? इट इज जिसमें हम एक टुकड़े की जांच, इसको हिंदी बोलते हैं, तो हम टिश्यू की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सपोज किसी को ओरल में लग रहा है कि हाँ भाई, डॉक्टर को लग रहा है कि कैंसर है या फिर नहीं है, तो वो ओरल कैविटी का, माउथ के अंदर की लाइन का क्या करेंगे? टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। टिश्यू ले लिया। ठीक है, फिर इस टिश्यू का क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। टिश्यू का क्या करा? कल्चर करा। और कल्चर करने के बाद वो काउंट करेंगे, सेल काउंट करेंगे, सेल के नंबर को काउंट करेंगे। तो सेल का नंबर अगर बहुत ज़्यादा आया, ठीक है, अगर सेल का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया, तो उससे क्या हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे कैंसर है। ठीक है, तो यानी कि अगर इस टिश्यू का एक्सेसिव ग्रोथ अगर नजर आई, एक्सेसिव सेल्स बनते हुए नजर आए, तो इट विल कॉज द प्रेजेंस ऑफ अ कैंसर। और कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ कैंसर इज द ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ये बीच में हमें याद रखना है। तो स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर को ही क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम ओंकोजीन के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई ओंकोजीन एक्टिव है या फिर नहीं है। और जो डॉक्टर्स होते हैं कैंसर को ट्रीट करने वाले, वो कौन होते हैं? ओंकोलॉजिस्ट। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सेल काउंट से पता लग जाएगा कि भाई सेल काउंट ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है। नॉर्मल आ रहा है तो इट मीन नहीं है, ज्यादा आ रहा है तो यानी कि है। ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज और बायोप्सी के टिश्यू टेस्ट के थ्रू हमें पता लग जाएगा। सेल काउंट कर लिया, सेल काउंट अगर जरूरत से ज्यादा आ रहा है तो इट मीन व्हाट? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैंसर। ठीक है, और किसके थ्रू हम चेकआउट कर सकते हैं? एमआरआई करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हमको क्या पता लग सकता है कि कैंसर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इस कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए? हाउ कैन वी स्टॉप द कैंसर की ये जो स्प्रेडिंग है, ये जो ट्यूमर बन गया है, तो उसको कैसे खत्म करेंगे? हमें पता है वी कैन डू दिस बाय द सर्जरी मेनली, है ना। तो कैंसर को मेनली ट्रीट कैसे किया जाता है? सर्जरी। ये जो लम्स है, ये जो ट्यूमर्स है, उसको निकाल लिया जाए, है ना। तो उसको ट्रीट करने का तरीका क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कैंसर को ट्रीट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले कौन आगे हमारे ये? दैट इज द सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर लेजर ट्रीटमेंट, रेडिएशंस के थ्रू भी, रेडिएशंस के थ्रू भी हम इन लम्स को खत्म कर सकते हैं। कुछ ऐसी रेज होती है जिसके थ्रू क्या होगा? इन ट्यूमर्स को खत्म कर दिया जाएगा, ताकि वो स्प्रेड आउट पूरी बॉडी के अंदर ना हो, है ना। तो उसके अंदर अर्ली प्रिवेंशन इज द बेटर प्रिवेंशन, बेटर स्टेप। कि शुरुआत में ही अगर इसके लिए स्टेप ले लिया जाए तो ये पूरी बॉडी को खराब होने से बचा देता है। ठीक है, तो उसमें अर्ली स्टेप लेना बहुत जरूरी है, ताकि इसको खत्म किया जा सके। क्लियर ना ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाय द बायोप्सी, टिश्यू जांच के द्वारा, है ना। अगर कैंसर सेल्स अगर होगी तो सेल काउंट ज्यादा आएगा, सेल काउंट अगर ज्यादा आ रहा है तो वो कैंसर को इंडिकेट करता है। ठीक है, और कैंसर किस किस के वजह से हो सकता है? ठीक है, इन केमिकल्स के वजह से, इन रेडिएशन, और कुछ वायरसेस भी क्या करते हैं? ओंकोजीन को एक्टिव कर देते हैं। ओंकोजीन होती है इनके अंदर, और इन केमिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं। इन केमिकल्स आर कॉल्ड एज द कार्सिनोजेंस, क्योंकि कार्सिनोजेंस ये वो केमिकल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर। ठीक है, अब ये जो कैंसर होते हैं, ये कुछ टाइप के होते हैं। जैसे कौन सा हो गया हमारा? क्लियर यहाँ तक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। अब देखो इसके बाद कौन सा टॉपिक आ जाता है हमारा? तो हमने HIV एड्स डिस्कस कर लिया, जो भी फैटल था। इसके बाद कैंसर, जो ये भी बहुत ही डेंजरस। इन दोनों में क्या है? अर्ली स्टेप लेना जरूरी है।
अब इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप, कौन सा आ जाता है, दैट इज द जीन थेरेपी, है ना। तो जीन थेरेपी वो क्या होता है, देखो इसके बाद कौन आ गया, जीन थेरेपी। के बाद कौन आ गया, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी नाम से क्लियर हो रहा है, जीन थेरेपी क्या है, इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ जीन, जीन को ठीक करना ही क्या होता है, जीन थेरेपी। ठीक है, तो इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ जीन। तो जीन को ट्रीट करना ही क्या होता है, जीन थेरेपी। ठीक है, तो जीन को ठीक करने से क्या होगा, उससे बनने वाली जो प्रोटीन्स है वो ठीक हो जाएगी, और प्रोटीन्स ठीक हो जाएगी तो बॉडी में जो भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो जीन को ठीक करने क्या होता है, दिस इज द जीन थेरेपी। तो सबसे पहले जीन थेरेपी किसमें की गई, फर्स्ट अप्लाइड ऑन द 4 ईयर गर्ल। ठीक है, 4 साल की लड़की पर ये सबसे पहले जीन थेरेपी का प्रोसेस किया गया। ठीक है, तो वो किससे सफर कर रही थी, दैट द गर्ल सफर फ्रॉम द एडीए डेफिशिएंसी। वो जो गर्ल है वो किससे सफर कर रही है, दैट गर्ल सफर्स फ्रॉम द एडीए, एडीए डेफिशिएंसी। एडीए की उसके अंदर कमी हो गई है। एडीए डेफिशिएंसी क्या होता है, यानी कि एडिनोसाइन डी अमीनेस, एडिनोसाइन डी अमीनेस, एडिनोसाइन डी अमीनेस एंजाइम की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और एडिनोसाइन डी अमीनेस एंजाइम की कमी होने की वजह से उसके जो डब्ल्यूबीसी है, जो उसके लिम्फोसाइट्स हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, जिसके वजह से उसकी जो लड़ने की पावर है, जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो गई है, कम हो गई, इम्यूनिटी पावर इज गेट लो, कम हो गई है वो। ठीक है, तो जो 4 ईयर की गर्ल जो है वो किससे सफर कर रही थी, एडीए डेफिशिएंसी, यानी कि इसके अंदर एडिनोसाइन डी अमीनेस एंजाइम की कमी है, जिसके वजह से उसके अंदर डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट से कमी हो गई और देन इम्यूनिटी डाउन हो गई। तो कैसे उसको ट्रीट किया गया, तो जब भी अगर जीन में प्रॉब्लम आती है, प्रोटीन्स में प्रॉब्लम आती है, तो उनका टेम्पररी ट्रीटमेंट क्या जाता है कि ये जो प्रोटीन की कमी है, इस प्रोटीन को क्या किया जाए, बाहर से डाल दिया जाए बॉडी के अंदर, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। ठीक है, तो टेम्पररी ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है इसका, टेम्पररी कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो एंजाइम जो उसकी कमी है, उस एंजाइम को एक्सटर्नली बॉडी के अंदर डाल दिया जाए, है ना। तो कौन आ गए यहाँ पे, एंजाइम रिप्लेस्ड थेरेपी, एंजाइम रिप्लेस्ड थेरेपी। एंजाइम रिप्लेस थेरेपी के अंदर क्या होगा, जो एडीए एंजाइम है, एडीए एंजाइम जो है उसको एक्सटर्नली बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, एक्सटर्नली बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। अब एक्सटर्नली बॉडी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, बार बार उस बच्चे को क्या करना होगा, फिर एडी एंजाइम के लिए जाना होगा कि भाई एडी एंजाइम आएगी, फिर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आएगी, है ना। तो ये क्या है, परमानेंट क्योरेबल नहीं है ना, रोज रोज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टेम्पररी कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें एंजाइम को डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया जाए। सेकंड तरीका क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया जाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से बोन मैरो अगर चेंज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, फिर उसके बॉडी के अंदर ये डब्ल्यूबीसी सेल्स बनने लगेंगे, जो कि प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं है। ठीक है, और कौन सा तरीका हो सकता है कि लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स के अंदर जो क्या थी, ये जो लिम्फोसाइट्स का जो जीन है, जीन अफेक्ट हुआ, जीन के अफेक्ट होने की वजह से एडी एंजाइम की कमी हो गई, जिससे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो और कौन सा तरीका है कि जो लिम्फोसाइट्स है, उस लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, अब देखो उसके बाद और कौन सा मेथड आता है कि वो जो गर्ल है, वो जो जो भी सफर कर रहा है इससे, तो उसके किसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, वी एक्सट्रैक्ट द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कि उसके लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करा, और लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके लिम्फोसाइट्स के अंदर बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उस जीन को इंसर्ट कर दिया।
ठीक है, तो बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या करा, इन लिम्फोसाइट्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर किसको इंसर्ट कर दिया, जीन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था, और साथ में हमने वो जीन डाल दिया, और वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द एडीए प्रोडक्शन, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से वी इंसर्ट द जीन that are responsible for the production of ADA enzyme। ठीक है, जिसकी वजह से ADA एंजाइम बनेगी। ठीक है, तो ऐसा किया, और फिर देन इस लिम्फोसाइट सेल्स को, ऐसी लिम्फोसाइट सेल्स को वापस उसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, एंड दीज lymphocyte cells insert in the girl who suffer from the deficiency of ADA enzyme। ठीक है, तो और कौन सा तरीका था कि उसके लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके अंदर हमने जीन को इंसर्ट कर दिया, फिर वो जीन क्या करेगी, एडी एंजाइम बनाएगी, एंड देन वापस ऐसी सेल्स को क्या कर दिया गया, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। बट ये भी क्या है, वो परमानेंट क्योरेबल नहीं है, बिकॉज ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। ठीक है, ये भी जो मेथड है वो क्या है, परमानेंट क्योरेबल नहीं है ये। ठीक है, इट इज नॉट अ परमानेंट मेथड, ये भी परमानेंट मेथड नहीं है। परमानेंट मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अब इन लिम्फोसाइट्स को इंसर्ट तो कर दिया, पर लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। तो ऐसे लिम्फोसाइट्स जब वो ब्लड के अंदर जाएंगे, उस पेशेंट के अंदर जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे, इट विल ओनली फॉर द फ्यू डेज। ठीक है, तो फ्यू डेज तक वो काम करेगी, उसके बाद फिर वो बैक टू द नॉर्मल लिम्फोसाइट्स में चला जाएगा जो एडीए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन क्या होता है, कम होता है, लाइफ स्पैन इज लो, और लाइफ स्पैन लो होने की वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस भी क्या है, परमानेंट मेथड नहीं है इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको वो परमानेंट क्योर करवाना होता है हमें, तो परमानेंट क्योर कब करवाया जाता है, अगर यही मेथड हम कब करें, एट द एम्ब्रॉनिक स्टेज। ठीक है, अगर यही से मेथड को अगर एम्ब्रॉनिक स्टेज में किया जाता है, तो क्या होता है, दिस मेथड विल बी कम्प्लीटली क्योरेबल। ठीक है, तो ये मेथड कब कम्प्लीटली क्योरेबल होता है, व्हेन दिस मेथड, ये जो हम मेथड अब देख रहे हैं, जब ये मेथड जो है कब किया जाए, एट एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ठीक है, जब वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है वो गर्ल हो। ठीक है, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में अगर ये प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, कि उसकी जो नैरो सेल्स होगी, उसकी जो नैरो सेल्स है उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वो जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडीए, देन क्या होगा, तो एम्ब्रॉनिक स्टेज में करने की वजह से वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करती रहेगी, एडीए एंजाइम प्रोड्यूस करती रहेगी। तो उस समय क्या दिख रहा है कि जीन को ट्रीट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, एम्ब्रॉनिक स्टेज की। कोई जीन में खराबी आ भी गई है तो उसको हम कब क्योर करें, एट द एम्ब्रॉनिक स्टेज। उसके बाद वाले टाइम में करेंगे तो वो परमानेंट क्योर नहीं हो पाता है, उस टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, आफ्टर दैट वो बैक टू द स्टेज आ जाएगा, है ना। तो जब वो गर्ल 4 साल की हो गई तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या किया गया, क्या जीन थेरेपी की गई, क्या जीन को ट्रीट किया गया, कि उसके लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करा, लिम्फोसाइट्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने जीन को इंसर्ट कर दिया ताकि वो एडी एंजाइम को बनाए, और देन वापस उसको उसके ब्लड में डाल दिया गया। बट ये भी परमानेंट मेथड नहीं दिखा हमें, क्यों, बिकॉज लिम्फोसाइट्स कुछ समय के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। परमानेंट क्योर कब होगा, व्हेन वी अप्लाइड एट द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। क्लियर नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द ड्रग्स एंड द ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, तो होप सो यू ऑल्सो एंजॉय दिस। थैंक यू।